मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह सेमी करंट अफेयर्स जैसा विषय है। सेमी करंट अफेयर्स जैसा विषय कहने का मतलब है कि पूरी तरह से करंट अफेयर्स भी नहीं है और पूरी तरह से स्टैटिक भी नहीं है। इन दोनों का कंबाइंड है। आप यूं कह लीजिए कि दोनों का मिला जुला रूप है, जिसे आजकल की लैंग्वेज में आप कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म है। दोस्तों, मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से भारत विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। महिला सशक्तिकरण। जब मैं महिला सशक्तिकरण कह रहा हूं तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम मेंस की दृष्टि से देखें तब तो ये केवल इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर साल एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। इस बार जब मुख्य परीक्षा होगी तब आप मेरे इस स्टेटमेंट की जांच कर लीजिएगा। डेफिनेटली कोई न कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही जिसके केंद्र में विमेन एम्पावरमेंट होगा। अब ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट हो, लेकिन जब तक विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपकी सोच बहुत दुरुस्त नहीं होगी और उससे भी बड़ी बात बहुत ही तार्किक और अपडेटेड नहीं होगी, तब तक आप उसका सही उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने आज के इस टॉपिक का चयन किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। देखिए, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने इस टॉपिक पर पढ़ा भी होगा, तो इस दिशा में जो सबसे बड़ी बाधाएं थी, जी हाँ, हम अपने समाज की दृष्टि से बात कर रहे हैं, वे कौन कौन सी थी आपको मालूम है। नंबर 1, उनके विवाह की उम्र। हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर लड़कियों का विवाह बहुत जल्दी कर देने का चलन था। यहाँ तक कि बाल विवाह तक होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाया जा रहा है। चूंकि कम उम्र में विवाह हो जाता था उनका, तो बहुत जल्दी वो माँ भी बन जाती थी। माँ बनने का जो दौर भी होता था, जो पीरियड होता था, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रजनन का जो दौर होता था, वह भी अपेक्षाकृत लंबा हो जाता था। तो संतानें ज़्यादा होती थीं, और जब संतानें हो जाती थी और उनकी संख्या बढ़ती चली जाती थी तो स्वाभाविक तौर पर तो जो माताएं हैं वे उन्हीं के पालन पोषण में व्यस्त हो जाती थी। नंबर 1। जो दूसरी बाधा थी वह थी एजुकेशन। अब कम उम्र में अगर शादी हो गई तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन कैसे संभव हो सकेगा। और यहाँ तक कि उस समय महिलाओं के लिए एजुकेशन की उस तरीके की बहुत व्यवस्थाएं भी नहीं थी और समाज इसे एनकरेज भी नहीं करता था। वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। उनकी धारणा ये होती थी कि अगर ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो ये घर में किसी काम की नहीं रह जाएंगी। और जो तीसरी बात थी वो थी आर्थिक आत्मनिर्भरता की। नो डाउट कि जो एजुकेशन है उसका संबंध बहुत कुछ आर्थिक आत्मनिर्भरता से है, लेकिन इसका संबंध इस बात से भी है कि उस समय हमारे समाज के बहुत से कार्य क्षेत्र ऐसे थे जिनमें महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध माना जाता था। वे उन क्षेत्रों में नहीं जा सकती थी, लेकिन आज सारे क्षेत्र उनके लिए उसी तरह से ओपन हो गए हैं जिस तरीके से पुरुषों के लिए हैं। तो दोस्तों, ये 3 सबसे बड़ी बाधाएं थी। अभी जो डेटा आए हैं उनमें से एक डेटा ऐसा है जो इनमें से एक बाधा को ध्वस्त करने की घोषणा कर रहा है कि वह बाधा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मुझे लगता है कि वह बाधा एक ऐसी बाधा है जिसे इन तीनों में से सबसे बड़ी बाधा मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, वह बाधा है विवाह की उम्र। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट आई है, और यह जो रिपोर्ट है इसे 2 ने मिलकर के तैयार किया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
इन्होंने सर्वे करने के बाद ये पाया है और बाकायदा ये रिपोर्ट जारी भी कर दी गई है पब्लिक डोमेन में कि हमारे देश में अब युवतियों की शादी की जो औसत उम्र है वह बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है, 23.1 ईयर। मोटे तौर पर आप 23 ईयर्स कह सकते हैं, राइट। आपसे अगर मैं पूछूं कि अभी कानूनी उम्र लड़कियों की न्यूनतम कितनी है, तो क्या आप बता सकेंगे? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे आप ढूंढिए, अपने दिमाग में ढूंढिए कि अभी न्यूनतम कानूनी उम्र कितनी है। आपकी सहायता के लिए मैं एक आंकड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ। सन 2021 में सरकार ने लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र थी उसे बढ़ाने के बारे में एक विधेयक पेश किया था। ये बात अलग है कि लोकसभा के भंग हो जाने के कारण फिर वह विधेयक पारित नहीं हो सका, लेकिन उस विधेयक में जो प्रावधान किया गया था वह किया गया था 21 साल, यानी कि लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र है विवाह की वो बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 से पहले ये जो न्यूनतम उम्र होगी ये इससे भी कम होगी। और अब आप देखिए कि वो विधेयक पारित नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बनाया गया और लड़कियों की न्यूनतम जो विवाह करने की उम्र है वो अपने आप ही बढ़कर 23.1 ईयर्स हो गई है, 23.1 साल। और इससे पहले जो इस तरह का सर्वे किया गया था उसमें यह उम्र थी 19.3 ईयर्स, यानी कि चलिए हम इसे 19 मान लेते हैं, उसे 23 मान लेते हैं, तो इस दौर में 4 साल की वृद्धि इसमें हो गई। इसी से जुड़ा हुआ एक और डेटा है, और वो जो डेटा है वो गांव और शहरों का है। आप जानते हैं कि हमारे जो गांव हैं अभी भी काफ़ी परंपरागत जीवन जीते हैं। वहाँ जो सामाजिक संरचना है वो डिफरेंट किस्म की है, जीवन की जो चुनौतियाँ हैं वो भी थोड़ी सी अलग किस्म की हैं। तो गांव इस दृष्टि से आप कह लीजिए, अगर इसे आप मॉडर्न आउटलुक कहते हैं, तो थोड़े से शहरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि शहरों में जो औसतन उम्र है वह 23 साल से भी ज़्यादा है, क्योंकि 23.1 तो औसत है, वह है 24.4 ईयर्स, 24.4 साल। और गांव में जो ये औसत है ये है 22.6 वर्ष। गांव में भी 22.6 वर्ष है, बिना किसी विधेयक को पारित किए ही। तो दोस्तों यहाँ जो एक सिद्धांत उभर करके आता है, देखिए एक तरफ कानून होते हैं, दूसरी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि यदि सामाजिक व्यवस्थाएं अनुकूल बना दी जाएं तो इस तरह के कानूनों की ज़्यादा भूमिका नहीं रह जाती, और यदि सामाजिक व्यवस्थाएं कानूनों के प्रतिकूल हों तो कानूनों को लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और सच पूछिए तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन होता है और जो समाज होता है उन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है, टकराव की स्थिति आ जाती है। ये आंकड़े इस बात को हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। दोस्तों जो दूसरा आंकड़ा आया है वह टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर है। ये इससे पहले आ चुका है। आपको मालूम होगा कि हमारी जो कुल राष्ट्रीय प्रजनन दर है, जिसे इंग्लिश में हम TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, वह अब गिरकर 1.9 रह गई है, 1.9। और यह भी शहरी क्षेत्रों में तो 1.5 हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। और जो 2.1 जो TFR होती है उसका मतलब है कि जनसंख्या स्थिर रहेगी, यानी कि गांव में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह अब स्थिरीकरण की स्थिति पर पहुंच गई है, जबकि शहरों में तो ये बहुत ही ड्रास्टिकली गिर गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। जब मैं महिलाओं कह रहा हूं तो सीधी सी बात है कि इसमें पुरुष और महिलाएं, मतलब मैं एक दंपत्ति की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए कि यहां पर फिर आपको एक सहसंबंध दिखाई देगा। विवाह की उम्र और टोटल फर्टिलिटी रेट, इन दोनों में आपको एक सीधा सा संबंध दिखाई देगा कि जब विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ती है तो टोटल फर्टिलिटी रेट गिर जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है। तो दोस्तों ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रही है, निश्चित तौर पर इससे जो वीमेन एम्पावरमेंट की स्थिति होगी वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि उन्हें शिक्षा के लिए अधिक समय मिलेगा और साथ ही साथ
वे बाहर भी जा सकेंगी काम करने की दृष्टि से, उन्हें काम करने के अवसर मिल सकेंगे। आपने इससे पहले खबरों में पढ़ा होगा कि बहुत से राज्य तो अब अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा होगा, उस समय अखबारों में काफ़ी आया था। ये कुछ ही महीने पहले की बात है, क्योंकि बहुत से राज्य अब ये चिंतित होने लगे हैं कि अगर उनके यहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर यही रही, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट गिर करके इतना हो गया है जो अभी है, तो इससे आगे क्या होगा। अभी भारत उस स्थिति पर नहीं आया है, उसके माथे पर अभी शिकन नहीं है, क्योंकि अभी वो 1.9 पर है, लेकिन आगे चल कर के हो सकता है कि उसे इस विषय पर विचार करना पड़े, जैसा कि चीन के साथ हुआ। चीन भी जनसंख्या के बढ़ने से परेशान था, वो नीतियां लेकर के आया कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, जनसंख्या को उसने नियंत्रित भी कर लिया, और अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रित हो गई है कि अब वो जनसंख्या प्रोत्साहन नीतियाँ लेकर के आ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ की भी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ बदल गई है। उदाहरण के तौर पर अभी के डेटा के हिसाब से स्थिति ये हो गई है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों का जो प्रतिशत है पूरे के पूरे आबादी में 24% हो गया है। कामकाजी उम्र वाली आबादी बढ़कर के 66% हो गई है, और 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों की जो जनसंख्या है 9.7% हो गई है। दोस्तों, ये थे कुछ आंकड़े, और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों का बहुत सही तरीके से उपयोग करके आप वीमेन एम्पावरमेंट के अपने क्वेश्चंस के आंसर को बहुत स्ट्रांग और बिल्कुल ताज़ा तरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।